नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव इसी साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जिस मुश्किल में फंसी है, ऐसा आज तक जब से उसका जन्म हुआ है, जनसंघ से लेकर उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन से लेकर अब तक कभी इस तरह की मुश्किल में भाजपा नहीं फंसी रही। 2014 में भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर से पहले नंबर की पार्टी बन गई और 2019 में उसने अपने इस स्टेटस को बरकरार रखा। लेकिन 2024 में उसकी स्थिति पहले जैसी हो गई, यानी 1998 के बाद सबसे खराब प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में 2024 के चुनाव में हुआ। वो 2019 में 23 लोकसभा सीटें अकेले जीती थी, इस बार सिर्फ 9 सीटें जीती। जो 23 सीटें जीती थी उसमें से 17 जीती हुई सीटें हार गई, 3 नई जीती तो 6 पुरानी और 3 नई, 9 सीटें मिली इसको। उसका स्ट्राइक रेट एकनाथ शिंदे की सेना और शरद पवार की एनसीपी से भी कम रहा। और अगर 6 पार्टियों की राज्य की बात करें, बीजेपी, एकनाथ शिंदे शिवसेना, अजीत पवार एनसीपी, शरद पवार एनसीपी, उद्धव ठाकरे शिवसेना और उसके अलावा कांग्रेस, इन सब की बात करें तो सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट शरद पवार की थी। यानी शरद पवार ने एक बार फिर साबित किया कि महाराष्ट्र की राजनीति में उन्हें उखाड़ना इतना आसान नहीं है जितना आसान भाजपा समझ रही थी। भाजपा को लग रहा था कि अजीत पवार को तोड़कर, यानी एनसीपी को तोड़कर और अजीत पवार को अपने साथ लेकर उसने शरद पवार की नींव हिला दी है। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अगर अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी तोड़ती नहीं, एनसीपी को तोड़ती नहीं, तो होता ये स्वाभाविक गति से जिस तरह का अंदरूनी टेंशन चल रहा था, जिस तरह से अंदरूनी संघर्ष अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच में चल रहा था, उससे लगातार एनसीपी कमज़ोर होती जाती। शरद पवार की उम्र भी बढ़ रही है, लेकिन पार्टी तोड़कर शरद पवार के सामने एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया और भारतीय जनता पार्टी इसका अनुभव कर चुकी थी। 2019 के चुनाव में जब शरद पवार के पास ईडी का समन गया था और उसके बाद उन्होंने एक मूसलाधार बारिश के बीच में जनसभा को संबोधित किया था, उसके बाद से पूरा माहौल मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, पूरा माहौल बदल गया था। तो शरद पवार फाइटर है, ये बात अच्छी तरह से बीजेपी को पता थी। दूसरी बात जो बीजेपी को और उसके नेताओं को अच्छी तरह से पता थी, वो ये कि उसकी लड़ाई महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा से शरद पवार से रही है। तो शरद पवार के ही एक हिस्से को तोड़कर जो उसने अजीत पवार को साथ लेकर गठबंधन बनाया, महायुति बनाई, जिसमें बीजेपी के अलावा अजीत पवार और एकनाथ शिंदे हैं, वो महायुति ज़मीन पर काम नहीं कर रही थी। मंगलवार को दिल्ली में महाराष्ट्र के नेताओं और राष्ट्रीय नेताओं की बैठक हुई, राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ। उसमें जो रिपोर्ट पेश की गई, उसमें कहा गया कि ज़मीन पर इन तीनों पार्टियों का ये जो गठबंधन था, ज़मीन पर वो तालमेल आपस में कार्यकर्ताओं का नहीं था। और बड़ा स्वाभाविक है कि नहीं होना था, क्योंकि जो कार्यकर्ता जिस दिन से राजनीति में आया, महाराष्ट्र में भाजपा की बात कर रहा हूँ, वो उस दिन से शरद पवार और एनसीपी और पहले कांग्रेस फिर एनसीपी से लड़ता रहा है। अचानक उससे अगर आप कहेंगे कि वो एनसीपी और अजीत पवार के पक्ष में प्रचार करे, तो ये उसके लिए संभव नहीं होता। वही हालत एनसीपी के कार्यकर्ताओं की थी। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी मुश्किल है। उससे अजीत पवार न निगले जा रहे हैं न उगले जा रहे हैं। अजीत पवार का क्या करे वो? अजीत पवार 40 विधायक तो लेकर एनसीपी के आ गए, लेकिन एनसीपी का वोट नहीं ला पाए। ये इस चुनाव ने साबित कर दिया। एनसीपी का वोट शरद पवार के साथ है और उनको अतिरिक्त वोट मिला सहानुभूति का, कि भतीजे ने धोखा दिया। तो ये धोखे के कारण जो उनको सहानुभूति मिली, उसका भी असर है कि वो 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे उन्होंने और 8 पर जीत गए। तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी प्रदेश की 48 लोकसभा सीटों में से 30 पर जीत गई।
जबकि शरद पवार का चुनाव के बीच में ये दावा था कि उनका गठबंधन 24 सीटों पर जीत रहा है, यानी 30 की तो उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन ज़मीन पर स्थिति ऐसी बनी कि भाजपा का जो गठबंधन था उसमें कोई तालमेल नहीं था, और भाजपा के इस गठबंधन के कारण भाजपा को पार्टी के रूप में नुकसान हुआ। गठबंधन के जो दो साथी दल हैं, एकनाथ शिंदे शिवसेना और अजीत पवार एनसीपी, उनका वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अजीत पवार के पास तो मुझे लगता है वोट ही नहीं था। इसी से पता चलता है कि उनको 4 लोकसभा सीटें मिली, उसमें से सिर्फ 1 जीत पाए, और बारामती में अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए। जिस बारामती के बारे में कहा जाता था कि शरद पवार का नाम भले ही है, लेकिन वहाँ काम जो है वो अजीत पवार ने किया है, पूरा संगठन उनके हाथ में है, और वो जानते हैं कि बारामती में कौन सा तार कहाँ से दबाना है, कहाँ से वोट मिलेगा, कहाँ से संगठन के कार्यकर्ता खड़े होंगे, और किस तरह से चुनाव जीता और चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन इस चुनाव नतीजे ने साबित किया कि अजीत पवार के पास वो ताकत भी नहीं है। आज भी चाचा जो हैं भतीजे से ज़्यादा ताकतवर हैं। ये बात जो है इन चुनावों ने साबित कर दी। लेकिन ये तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के पक्ष की बात है। बीजेपी के लिए जो मुश्किल है, अब बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि विधानसभा चुनाव और मतलब आज से और विधानसभा चुनाव की तारीख के बीच में समय बहुत कम है, मुश्किल से 3 महीने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है महाराष्ट्र में वोट नहीं मिला, ये बड़ा स्पष्ट है नतीजे से। ये भाजपा को उम्मीद थी कि गठबंधन चाहे जैसा कर ले, प्रधानमंत्री के नाम पर तो वोट पड़ ही जाएगा, वैसा हुआ नहीं। बीजेपी को अजीत पवार को लेने के कारण महाराष्ट्र में ही नुकसान नहीं हुआ। अगर महाराष्ट्र तक ये नुकसान सीमित रहता तो शायद गनीमत होती। लेकिन बीजेपी को पूरी छवि, वो जो वॉशिंग मशीन का कैंपेन चलाया विपक्ष ने भाजपा के खिलाफ, वो अगर कहीं चिपका किसी मुद्दे से तो अजीत पवार को लेकर। उसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार पर व्यक्तिगत हमला किया उनके भ्रष्टाचार को लेकर, और उसके 3-4 दिन बाद अजीत पवार भाजपा के साथ आ गए। लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, और सबसे ज़्यादा ये बात नागवार गुजरी महाराष्ट्र के भाजपा कार्यकर्ताओं को कि जिनसे लड़ रहे थे, जिनसे ज़िंदगी भर लड़े, अब उन्हीं का समर्थन करना, उन्हीं का प्रचार करना है, तो ये कैसे हो सकता था? और वो हुआ नहीं। इस बात को संघ के लोग भी शुरू से कह रहे थे। जब ये गठबंधन में तोड़फोड़ चल रही थी और जब ये नया गठबंधन बन रहा था, तब भी संघ के लोग खुश नहीं थे। जिस तरह का सीमलेस गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का था, जो पुरानी शिवसेना थी उद्धव ठाकरे की, उस तरह का गठबंधन ये नहीं बन पाया। उस तरह का क्या, दूर दूर तक वैसा कोई तालमेल नहीं हो पाया। अब भारतीय जनता पार्टी में 2 खेमे बन गए। एक चाहता है कि अजीत पवार से मुक्ति पा ली जाए, और उसमें भी एक धड़ा है जो चाहता है कि इन दोनों सहयोगियों से मुक्ति पा ली जाए। 2014 में बीजेपी अकेले लड़ी विधानसभा का चुनाव और सबसे बड़ी पार्टी बनी 122 सीटें लेकर। 288 की असेंबली है, उसमें बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए। बीजेपी 23 सीटों से पीछे रह गई अकेले बहुमत पाने से। उसके बाद उसने पहली गलती ये की कि 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना उद्धव ठाकरे से समझौता कर लिया, और पिछली बार जब उसको 122 सीटें मिली थी तब वो लगभग 250 सीटों पर लड़ी थी, 240-45 के करीब। इस बार जिन सीटों पर वो लड़ी भाजपा 2019 में, वो सीटों की संख्या 150 के आसपास आ गई। उसका नतीजा ये हुआ कि 15 सीटें कम हो गई। बीजेपी को 122 की बजाय जो 2014 में मिली थी 105 सीटें मिली, और कई निर्दलियों का समर्थन हासिल था। गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला। ये पहले से तय था कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जागी और उन्होंने इसी मुद्दे पर गठबंधन तोड़ दिया। और जो बीजेपी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उद्धव ठाकरे कभी कांग्रेस और एनसीपी से मिल सकते हैं, शरद पवार से मिल सकते हैं, वो उद्धव ठाकरे ने कर दिया और उनकी सरकार बन गई।
लेकिन बीजेपी ने और एकनाथ शिंदे ने मिलकर उस सरकार को गिरा दिया। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 38 विधायक जो शिवसेना के हैं वो बागी बनकर निकले और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो है सरकार बना ली। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। उसमें दूसरी गलती भाजपा की हुई, अपने 5 साल के सफल मुख्यमंत्री को भाजपा नेतृत्व ने उस सरकार में, एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम बना दिया, जबकि वो बनना नहीं चाहते थे, फिर भी बना दिया। ये भी बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन वो चुप रहे। राजनीतिक फैसला था, बीजेपी का फैसला था, उसमें वो दखलंदाजी नहीं करना चाहते थे, हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, इसलिए इस बात को छोड़ दिया गया। उसका नुकसान बीजेपी को आज तक हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस की जो लीडरशिप थी, उसका जो जलवा था, उसका जो प्रभाव था, वो एकदम से जो है वो धूमिल हो गया। देवेंद्र फडणवीस की जो छवि थी वो खराब हो गई। पहले खराब हुई जब उन्होंने 3 दिन की अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाई। उससे भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस लोगों की नज़र में सत्ता के लिए लोलुप नजर आए। छवि का पहला नुकसान महाराष्ट्र में बीजेपी को उस समय हुआ। दूसरा नुकसान हुआ जब एकनाथ शिंदे साथ आए, और तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान हुआ अजीत पवार को जब साथ लेकर आए। अजीत पवार को एसेट समझकर लाए थे, वो बहुत बड़ी लायबिलिटी साबित हुए और अब भी लायबिलिटी है। अब भाजपा में विचार विमर्श चल रहा है कि अकेले चुनाव लड़ा जाए या दोनों सहयोगियों के साथ लड़ा जाए, या अजीत पवार को छोड़कर जो है एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। बीजेपी की कोशिश ये है कि एकनाथ शिंदे के पास 38 विधायक हैं, अजीत पवार के पास 40 विधायक हैं। दोनों की लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। हालांकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बेहतर परफॉर्म किया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना का जो स्ट्राइक रेट है वो लगभग 50% है। 15 सीटें लड़े थे, 7 जीते। ऐसे में चर्चा ये है, बीजेपी में जो मत बन रहा है कि दोनों गठबंधन के साथियों को 40-40 सीटें देकर बीजेपी 200 सीटों पर लड़े। 8 सीटें जो है वो छोटे दलों को जो है अगर साथ लेने की ज़रूरत पड़े तो उनके लिए रखी जाए। क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे इसके लिए तैयार होंगे? जो बातें निकल कर आ रही हैं अजीत पवार कैंप से, और सार्वजनिक रूप से, छिपी हुई बात नहीं है, छगन भुजबल सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि हमें 80-90 विधानसभा सीटों से कम पर समझौता नहीं करना चाहिए। जिस पार्टी के पास 48 में से 1 लोकसभा सीट जिताने का मादा है, जो नेता अपनी पत्नी को अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव नहीं जिता सकता, उसको 80-90 सीटें चाहिए। तो ये 80-90 सीटें देने के लिए अगर भाजपा तैयार होती है तो इसका मतलब उसकी हार महाराष्ट्र विधानसभा में तय है। तो इस सरकार की जो अग्नि परीक्षा होने वाली है, मैंने एक वीडियो में पहले कहा था, वो ये जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, वो है। और महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है। इतने बड़े प्रदेश का एक जो औद्योगिक नगरी भी है, वहाँ हाथ से सत्ता निकल जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल महाराष्ट्र में भारी नहीं पड़ेगा, राष्ट्रीय स्तर पर भारी पड़ेगा। उससे राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन के साथियों के मन में ये आशंका उठेगी कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, इन 3 में से कम 2 विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए जीतने की चुनौती है और उसकी मजबूरी है। इसके बिना कोई विकल्प नहीं है उसके पास, और उसमें भी खास तौर से महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र बीजेपी हारती है तो उससे जो विरोधी दल हैं उनका हौसला बहुत बुलंद होगा। और उद्धव ठाकरे तो अभी से ताल ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है मेरे और मोदी के बीच में होगा, आइए निपट लेते हैं। इस तरह की चुनौतियां दी जा रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन में क्या परिवर्तन करेगी, अपनी पार्टी में क्या परिवर्तन करेगी, अपनी रणनीति में क्या परिवर्तन करेगी? क्योंकि मराठा आरक्षण का उससे नुकसान हुआ। मराठा आरक्षण सबसे पहले 2018 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने दिया था। इसके बावजूद इस सरकार ने, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने जब दिया, उसका मराठवाड़ा में कोई फायदा नहीं हुआ। भाजपा को एक भी सीट नहीं जीती।
अजीत पवार को साथ लाने का उद्देश्य यही था कि मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में जो मराठा वोट हैं वो अजीत पवार के चलते उसके साथ आएंगे, और अशोक चौहान को भी इसी मकसद से लाया गया था। दोनों के आने का कोई फायदा नहीं। अशोक चौहान को पार्टी में लाए और तुरंत राज्यसभा में भेज दिया। उनको जो पुरस्कार दिया गया उसका कोई लाभ जमीन पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ। कोई वोट अशोक चौहान ला पाए हों भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दिखाई नहीं दिया। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में प्रदेश के थे, इसके बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन पर कोई मदद नहीं कर पाए। तो महाराष्ट्र में गठबंधन के सारे दांव भारतीय जनता पार्टी के उल्टे पड़े हैं। अब इनको सीधा करने के लिए, इनको सुधारने के लिए पार्टी क्या कदम उठाएगी, उसके पास समय बहुत कम है। समय नहीं है बिल्कुल, एक तरह से कहें तो समय लगभग ख़त्म हो रहा है। ऐसे में तुरंत और बड़े और प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो महाराष्ट्र भाजपा के हाथ से निकल सकता है, और महाराष्ट्र का निकलना भाजपा के लिए बहुत बड़े खतरे का संकेत होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।